अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, हमारी डिस्कशन चैप्टर 1 कैपिटल इन्वेस्टमेंट अप्रेजल में चल रही थी और पास्ट पेपर्स हमने इसकी डिस्कशन स्टार्ट की थी। कल हमने पहला क्वेश्चन लाड़काना फैब्रिकेशन देखा था और पैरेलल में साथ साथ थोड़ी थोड़ी हम कैलकुलेशन फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी की भी लेकर चलते जा रहे थे। कल हमने उससे रिलेटेड भी कुछ एक्टिविटीज़ की थी। तो कल के लेक्चर से कोई इशू किसी जो पास्ट पेपर क्वेश्चन किया लाड़काना का उसमें, या कोई जो हमने फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी से रिलेटेड कुछ कैलकुलेशंस की, एनी रिक्वायर्ड गाइडेंस? चीज़ों को बेटा मैं बार बार आपको बताता रहता हूँ कि जब तक आप साथ साथ रेगुलरली रिवाइज नहीं करोगे, घर जाके देखोगे नहीं, कॉन्सेप्ट्स आपको एब्जॉर्ब नहीं होंगे। अभी वी आर जस्ट गोइंग थ्रू द फर्स्ट चैप्टर, मेजर चैप्टर था फर्स्ट चैप्टर जिसको हम कंप्लीट कर रहे हैं। इसके बाद इंशाअल्लाह आगे हमारे थोड़े चैप्टर जो आने हैं उनमें थोड़ा सा स्लाइटली एडवांस लेवल नॉलेज पे भी हम जाएंगे। ये बेसिक लेवल अभी हम नॉलेज पढ़ रहे हैं आपके हिसाब से, है तो पूरा सिलेबस ही हमारा बेसिक लेवल फाइनेंशियल मैनेजमेंट, लेकिन आपके हिसाब से थोड़ा सा एडवांस लेवल पे जाएंगे। तो बहुत ज़रूरी रहेगा कि आप साथ साथ पढ़ते रहें। अगर आपने चीज़ें पेंडिंग की तो आपके लिए इनको कोप अप करना मुश्किल हो जाएगा आगे चल के, क्योंकि हमारे टोटल 6 जो टॉपिक्स हैं उन सब में ही कुछ ना कुछ चैलेंजिंग हमें एरियाज मिलने वाले हैं। ये आप कह सकते हैं रिलेटिवली सबसे सिंपल और इजी टॉपिक है, जिसमें थोड़ा सा बेसिक मैथमेटिक्स है, जो टर्म्स हैं जिनसे आप ऑलरेडी फेमिलियर थे काफ़ी हद तक, क्यूएम से एनपीवी, आईआरआर, ठीक है, एनमिटी, परपेचुटी, इनसे काफ़ी हद तक फेमिलियर थे। लेकिन आगे चल के मैं ज़्यादातर चीज़ें बिल्कुल नहीं मिलने वाली हैं। और मैं दोबारा फिर कहना चाहूँगा, बार बार साथ साथ रिवाइज करके नहीं चलोगे तो फंसोगे, ठीक है। तो हम फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास वालिका। लेट्स हैव अ लुक एट दैट। वालिका, अब हर क्वेश्चन में कुछ ना कुछ हमें नया मिलेगा। आई विल ट्राई कि मैं साथ साथ आपको पॉइंट आउट करता जाऊं कि क्या क्या नई चीज़ें अब यहाँ पे हमारे सामने आती जा रही हैं और किन चीज़ों का आपको ख्याल रखना है। तो टेक गुड नोट ऑफ देम, ताकि जब उस तरह की चीज़ें आपको किसी क्वेश्चन में नज़र आएँ तो आप उनको देख सकें। अच्छा जी, वालिका है क्वेश्चन स्प्रिंग 18 का क्वेश्चन 2। ये क्वेश्चन के 2 पार्ट्स हैं। पार्ट ए फिलहाल हमने कवर नहीं किया, ये हम अगला चैप्टर जब पढ़ेंगे ना, सेकंड चैप्टर सोर्स ऑफ फाइनेंस का, इसको हम वहाँ पे कवर करेंगे। एज इट इज़ जो उसने पूछा हुआ एज इट इज़ कवर हो जाएगा। फिलहाल इसको हमें सवाल को हमें देखने की भी ज़रूरत नहीं है, यही हेडिंग के तहत वहाँ पे हम डिस्कस कर रहे होंगे बात। तो फिलहाल हम पार्ट बी पे जाते हैं जो कि है 12 मार्क्स 17 मार्क्स का। ऑन द बेसिस ऑफ एनपीवी, advise whether VL should invest in the above project. Assume that except stated otherwise, all cash flows would arise at the end of the year. एनपीवी मेथड से प्रोजेक्ट की फिजिबिलिटी असेस करनी है, और ये उसने अजम्पशन अक्सर सवालों में लिख देता है। अगर ये अजम्पशन नहीं लिखी हुई तो ऐसा ही लिया जाता है, हम ऐसे ही चलते हैं कि कैश फ्लोज हम अज्यूम करते हैं एंड ऑफ द ईयर इकट्ठे होके आ रहे हैं, जो हमने डीसीएफ अजम्पशन में भी पढ़ा हुआ ना कि ड्यूरिंग द ईयर कैश फ्लो आर अज्यूम टू हैव रिजन एट द एंड ऑफ द ईयर। तो वही अजम्पशन ये अक्सर लिख देता है। तो बहरहाल हमने डीसीएफ अजम्पशन में पढ़ी थी टाइमिंग की। एक अजम्पशन थी इनिशियल इन्वेस्टमेंट इज इन जीरो अनलेस स्टेटेड अदरवाइज। दूसरी अजम्पशन थी कैश फ्लोज ड्यूरिंग द ईयर अराइज एट द एंड ऑफ द ईयर। तीसरी अजम्पशन थी कैश फ्लोज एट द स्टार्ट ऑफ एन ईयर, एंड ऑफ प्रीवियस ईयर। और चौथी भी कोई थी, हाँ, ऑपरेटिंग कैश फ्लोज नॉर्मली हमारे अगर जीरो में इन्वेस्टमेंट है तो 1 से शुरू हो जाते हैं। फर्स्ट कैश फ्लो, बिजनेस कैश फ्लो हमारे 1 से आते हैं। अगर हम जीरो में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो इट इज अंडरस्टूड कि आज इन्वेस्टमेंट हुई है और कल से हमारा प्रोडक्शन सेल्स शुरू हो गए, क्योंकि आज फर्स्ट जीरो है विच इज फर्स्ट डे ऑफ द ईयर 1। जीरो इज फर्स्ट डे ऑफ द ईयर 1, तो हमारा ईयर 1 स्टार्ट हो गया तो फर्स्ट ईयर से पहले दिन से हमारे रेवेन्यू और कॉस्ट शुरू हो जाती है, प्रोडक्शन सेल्स शुरू हो जाती हैं। अच्छा जी, हम पढ़ते हैं कहानी और फिर देखते हैं वालिका में क्या है हमारे लिए सीखने को। वालिका लिमिटेड प्लान टू इंट्रोड्यूस अ न्यू प्रोडक्ट AX which will be used in hybrid cars. Following information is available in this regard. Initial investment in new plant including installation and commissioning is estimated at 50 million. The plant is expected to have useful life of 4 years.
and would have annual capacity of 200,000 units. The demand of AX for the first year is expected to be 180,000 units, which would increase by 10% per annum in year 2 and year 3. However, in year 4, demand is expected to decline by 10%. आपको याद रखना है कि मैंने आपको कैपेसिटी की कंस्ट्रेंट कल भी आई थी ना, मैंने बताया था भाई इसका ख्याल रखना होता है, ये आपके लिए कहीं ना कहीं इस्तेमाल हो जाती है. The contribution margin for the first year is estimated at 100 rupees per unit, which is expected to increase by 5% each year. The new plant would be installed at VL's premises, which are presently rented out at rupees 1.8 million per annum. As per the terms of the rent agreement, the rent is received in advance and is subject to 7% increase per annum. Working capital of rupees 10 million would be required at the commencement of the project. Working capital is expected to increase by 10% each year. The new plant would be depreciated at the rate of 25% under reducing balance method. Tax depreciation is to be calculated on the same basis. The residual value of the plant at the end of useful life is expected to be equal to its carrying value. VL's cost of capital is 10%, tax rate is 30% and is paid in the year in which tax liability arises. अच्छा जी, यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा वेरिएबल्स आए हैं जिनके हमें जो नए हैं हमारे लिए, हमने अभी तक डिस्कशन में, इलस्ट्रेशन में, क्वेश्चन में डिस्कस नहीं किए. अच्छा, इस क्वेश्चन में इन्फ्लेशन का वर्ड यूज़ हुआ? नहीं यूज़ हुआ, ठीक है. तो इन्फ्लेशन का वर्ड यूज़ नहीं हुआ तो इसलिए हमें वरी नहीं करनी. हाँ, उसने इन्फ्लेशन की जगह ये टर्म यूज़ कर ली, 5% इंक्रीज एवरी ईयर. अब ये इंक्रीज इन्फ्लेशन की वजह से है या अदरवाइज हमने प्रॉफिट मार्जिन बढ़ाए हैं, बताया नहीं है, ठीक है. तो इसलिए हम इन्फ्लेशन के सोच में हम जाएंगे नहीं. वर्किंग कैपिटल में उसने कहा जी इजाफा आएगा, तो वर्किंग कैपिटल में इजाफा सिर्फ इन्फ्लेशन से नहीं आता, वर्किंग कैपिटल में इजाफा कारोबार में ग्रोथ से भी आता है. इफ यू सेल मोर यू विल नीड मोर रॉ मटेरियल, यू विल नीड मोर इन्वेस्टमेंट इन डेटर्स, वो भी होता है. तो इसलिए हम अज्यूम करेंगे कि जो जो उसने कहा है इजाफा है वो वट एवर द रीज़न इज, हम इन्फ्लेशन का वर्ड चूँकि क्वेश्चन में यूज़ नहीं हुआ इसलिए विल नॉट टॉक अबाउट दैट इन्फ्लेशन वर्ड. तो हमने जनाब कैश फ्लोज को एडजस्ट करना है जो रेट ऑफ ग्रोथ उसने दिए हैं और उसके हिसाब से जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल गिवन है उसमें हम डिस्काउंट करेंगे. टैक्स रेट 30% है और टैक्स लाइबिलिटी इन द ईयर सेम ईयर में पे होनी है जब हमने जिस साल प्रॉफिट है उसी साल पे करना है. अच्छा जी, हम शुरू करते हैं अपना स्टैंडर्ड फॉर्मेट पे क्वेश्चन को और फिर देखते हैं क्या क्या चीज़ें इसमें हमारे सामने आ रही हैं. प्रोजेक्ट लाइफ है 4 साल और टैक्सेस सेम ईयर में, इसका मतलब जीरो में इन्वेस्टमेंट 1 2 3 4 तक कहानी ख़त्म हो जाएगी हमारी. हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 और पहला कॉलम डिस्क्रिप्शन का, फिर इन्वेस्टमेंट कितनी है 50 बिलियन. अच्छा, जब इन्वेस्टमेंट आपको मिलियन में दी जाए ना इस तरह, तो इसका मतलब आप सारा डाटा मिलियन में ही हैंडल करेंगे. हम रुपीज़ इन मिलियन में ही टेबल बनाएंगे, रुपीज़ इन मिलियन में ही वर्किंग बनाएंगे. तो 0 1 2 3 and 4. रुपीज़ इन मिलियन. हमारे कैश फ्लोज की लिस्ट, बेटा एसी बंद कर दो, में ज़रूरत होगी हम चला लेंगे, और चलाना हो कभी हुआ करे तो 26 पे चलाया करो, आजकल 24 की जरूरत नहीं होती. ठीक है रियाज, सुन लिया आपने? अच्छा जी, हम इनिशियल इन्वेस्टमेंट लेंगे, इसमें जीरो में इन्वेस्टमेंट, एंड में इसकी रेजिडुअल वैल्यू आ जाएगी. मैं जनरली रिकमेंड करता हूँ कि लिस्ट हम पहले बना लें क्या क्या कैश फ्लो लेने हैं, फिर हम इनकी वर्किंग शुरू करेंगे. फिर हम वर्किंग कैपिटल कैश फ्लो ले लेंगे, ये हमारी इन्वेस्टमेंट के कैश फ्लोज हो गए. देन इसके बाद हम नेट ऑपरेटिंग कैश फ्लोज, और लास्ट आइटम इज टैक्सेशन. नॉर्मली दीज आर द मैक्सिमम आइटम जो कि हमारी मेन शीट में प्रेजेंट होंगे. अच्छा, यहाँ पे लेट मी पॉइंट आउट, मैं आपको प्रेजेंटेशन का एक फॉर्मेट सिखाऊंगा और सारे सवाल उसी फॉर्मेट पे करता जाऊंगा. आईकैप के सोल्यूशन में एक तो डिफरेंट क्वेश्चन डिफरेंट फॉर्मेट से हुए होते हैं, मतलब उनकी प्रेजेंटेशन डिफरेंट होती है. यू डोंट हैव टू वरी अबाउट दैट.
लेकिन एक मेरी प्रेजेंटेशन में और आईकैप की प्रेजेंटेशन में एक बेसिक डिफरेंस रहेगा, विच आई कैन से इट इज़ एन अल्टरनेटिव प्रेजेंटेशन। ठीक है, वो एक अल्टरनेटिव प्रेजेंटेशन है, आंसर्स हमारे सेम आते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता उससे। तो इंशाअल्लाह हम ये क्वेश्चन करते हैं तो आई विल वॉक थ्रू यू विद दैट सोल्यूशन, ताकि कभी आपकी नज़र उस पर पड़े तो आप परेशान ना हो ये क्या हुआ है। दैट इज़ एन अल्टरनेटिव प्रेजेंटेशन। ठीक है, तो मैं कोशिश करूंगा जो फॉर्मेट में आपको सिखाऊं सारे सवाल इस पे करूं, आप भी कोशिश कीजिएगा एक फॉर्मेट जो सीखे उसी पे चलते जाएं। क्वेश्चन पढ़ के सोल्यूशन पढ़ने की कोशिश ना कीजिए, यू विल गेट कंफ्यूज, क्योंकि उनकी प्रेजेंटेशन हमसे काफ़ी डिफरेंट हो जाती है। अच्छा जी, ये हमारे कैश फ्लोज यहाँ पे हम क्लोज करेंगे। इधर हमारे नेट कैश फ्लोज आते हैं, देन हम डिस्काउंट फैक्टर लाएंगे जो कि गिवन है 10% का, कॉस्ट ऑफ कैपिटल 10% है। फिर हम यहाँ पे प्रेजेंट वैल्यू और इसके बाद नेट प्रेजेंट वैल्यू। अच्छा जी, स्टार्टिंग विद इनिशियल इन्वेस्टमेंट कितनी है जी? 50 मिलियन। तो जनाब जीरो में 50 मिलियन की इनिशियल इन्वेस्टमेंट, मिलियन में जब वैल्यूज लेते हैं 2 डेसिमल तक लेके जाते हैं। मैं फिर गाइडलाइन बता दूं, जब वैल्यूज ले रहे हो आप रुपीज में, डेसिमल लगाने की जरूरत नहीं है। रुपीज इन थाउजेंड भी इवन राउंड ऑफ कर रहे हो फिर भी डेसिमल की जरूरत नहीं है। जब रुपीज इन मिलियन में आते हैं तो 2 डेसिमल तक हम वैल्यूज को लिखते हैं। हाँ, लेकिन जब आप कॉस्ट पर यूनिट ले रहे हो, रुपीज पर यूनिट, तो वहां पे पर यूनिट प्राइस या कॉस्ट वो भी 2 डेसिमल तक लिखते हैं, क्योंकि यूनिट की प्राइस ने 100,000 200,000 मिलियन ऑफ यूनिट से मल्टीप्लाई होना था, तो वहां पे राउंडिंग ऑफ भी बहुत ज्यादा फर्क डाल रही होती है। तो प्रैक्टिस हम पर यूनिट वैल्यूज को 2 डेसिमल, रुपीज में भी या तो 2 डेसिमल तक लिखेंगे, लेकिन जब हम टोटल वैल्यूज लिख रहे हैं, फाइनल वैल्यूज लिख रहे हैं मल्टीप्लाई यूनिट से करने के बाद, तो उसमें हम डेसिमल नहीं लाते। अच्छा जी, ये हमारा हो गया जी इनिशियल इन्वेस्टमेंट। इसकी रेजिडुअल वैल्यू, ये एक उसने एक नई चीज दी, उसमें गिवन नहीं है, उसने कहा जी कैरिंग वैल्यू होगी। तो ये हमें जब डेप्रिसिएशन शेड्यूल बनाएंगे वहां से मिलेगी हमें कि हमारी रेजिडुअल वैल्यू क्या होने वाली है। अच्छा, इसके बाद वर्किंग कैपिटल कैश फ्लोज पे आ जाए। वो कहाँ पे है जी? पॉइंट नंबर ये, वर्किंग कैपिटल ऑफ 10 मिलियन वुड बी रिक्वायर्ड एट द कमेंसमेंट ऑफ द प्रोजेक्ट। कमेंसमेंट पे आपको 10 मिलियन चाहिए, यहां पे आपकी 10 मिलियन की इन्वेस्टमेंट हो जाएगी। इसके बाद इट इज एक्सपेक्टेड टू इंक्रीज बाय 10% ईच ईयर, हर साल इसने 10% से बढ़ना है। इसके लिए हमने एक छोटी सी रिक्वायरमेंट, एक वर्किंग बना लेंगे। जब भी वर्किंग कैपिटल कैश फ्लोज में वेरिएशन है, वी विल ऑलवेज हैंडल इट थ्रू वर्किंग, ये ध्यान में रखिएगा। हमने इसकी वर्किंग ऑलरेडी बनाई हुई हमने पहले ना, आपको याद है ना, हमने जब इलस्ट्रेशन की थी इसमें वर्किंग कैपिटल को जब उसने रेवेन्यू से लिंक कर दिया था और रेवेन्यू बदल रहा था तो वर्किंग कैपिटल भी बदलना था, तो हमने वर्किंग से हैंडल किया था। ये भी लगभग वही सिचुएशन है, इसको हम एक वर्किंग से हैंडल करेंगे। वर्किंग 1, हमारी ये वर्किंग 3 कॉलम में बनेगी। एक ईयर वाइज वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट, और फिर इस रिक्वायरमेंट को लेके वर्किंग कैपिटल कैश फ्लोज। ये हमारा फॉर्मेट होता है। प्रोजेक्ट 0 में शुरू हो रहा है, 1 2 3 4 में खत्म हो रहा है। हमें कहा गया है कि जब प्रोजेक्ट शुरू होगा हमें वर्किंग कैपिटल कितना चाहिए? 10 मिलियन, एंड दिस इज एक्सपेक्टेड टू ग्रो बाय 10% ईच ईयर। मतलब साल बाद, प्रोजेक्ट के शुरू मतलब 0 होता है ना, साल बाद 10 इंटू 1.1 11, एक और साल बाद 11 इंटू 1.1 12.1, एक और साल बाद 12.1 इंटू 1.1 13.31। और फिर हमने सीखा हुआ है जब कारोबार खत्म हो जाता है तो वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट हमारी लास्ट ईयर में वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट हमेशा 0 होगी। क्वेश्चन कहे ना कहे इससे फर्क नहीं पड़ेगा। आखिरी साल, लास्ट ईयर ऑफ बिजनेस, जब हमने कैपिटल एसेट यहाँ पे बेच देना है, यू डोंट नीड एनी वर्किंग कैपिटल। अब हम कैश फ्लोज बनाएंगे। प्रोजेक्ट शुरू में 10 मिलियन का आउटफ्लो, एक साल बाद 1 मिलियन का आउटफ्लो, एक और साल बाद 1.1 का आउटफ्लो, एक और साल बाद 1.21 का आउटफ्लो, एंड देन फुल रिकवरी 13.31 की रिकवरी। गाइडलाइन वर्किंग कैपिटल कैश फ्लोज की ये है कि आपने जितना इन्वेस्ट किया है
एंड में वो सारा रिकवर होना चाहिए। यहाँ पे 0 से लेकर 3 तक इन्वेस्टमेंट है, सारी की सारी रिकवरी 4 में आ रही है। तो ये जनाब हमारे वर्किंग कैपिटल कैश फ्लोज। वर्किंग कैपिटल कैश फ्लोज। जी एनी क्वेश्चन? अच्छा जी, नेट ऑपरेटिंग कैश फ्लोज हमें बनाने हैं। नेट ऑपरेटिंग कैश फ्लोज में बता है कारोबार चला के हमने क्या सालाना जनरेट करेंगे। दिस इज व्हाट नाउ वी नीड टू मेजर। हमें वर्किंग नेट ऑपरेटिंग कैश से रिलेटेड जो आइटम बताई गई हैं, एक है हमारी डिमांड जिससे हम सेल बनाएंगे, दूसरी है कंट्रीब्यूशन मार्जिन जिसमें ग्रोथ भी आनी है, और तीसरी है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ रेंट, इसमें भी ग्रोथ आनी है। एनी अदर बिजनेस कैश फ्लो दैट इज लेफ्ट अपार्ट फ्रॉम टैक्सेशन? जी कोई बिजनेस कैश फ्लो बच गया टैक्सेशन के अलावा? आई थिंक वी हैव कवर्ड ऑल। ठीक है, तो अब हम इसके लिए एक वर्किंग बनाते हैं कि हम इसको कैसे हैंडल करेंगे। नॉर्मली बिजनेस कैश फ्लोज हमने जो सीखा है, इन्वेस्टमेंट 0 में है, तो ऑपरेटिंग कैश फ्लोज कहां से शुरू होते हैं? 1 से। हमने सीखा यही है कि बेसिकली 0 का मतलब आज का मतलब पहले साल का पहला दिन। आपने जब यहाँ पे फैक्ट्री ले ली तो ज्यूम होता है यहाँ से जैसे ही फैक्ट्री आपकी बनी अगले दिन से प्रोडक्शन सेल्स शुरू है, और ड्यूरिंग द फर्स्ट ईयर जो आप कमाते हो ड्यूरिंग द फर्स्ट ईयर उसको 1 में शो करते हो। तो नॉर्मली हमारे बिजनेस कैश फ्लोज 1 से शुरू होते हैं। बट यहाँ पे एक ऐसी वैल्यू है रेंट जो कि एडवांस में आनी है, ये अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, ये पहले साल की कॉस्ट 1 में राइज होगी, 0 में राइज होगी, एडवांस में आनी है। ठीक है, इसलिए हम अपने जो वर्किंग बनाएंगे उसका स्टार्टिंग पॉइंट हमारा 0 रहेगा। ये हम वर्किंग 2 बना रहे हैं ऑपरेटिंग कैश फ्लोज के लिए। वर्किंग 2 0 1 2 3 एंड 4। ये जी हमारा टेबल है। हमें सबसे पहले तो डिमांड की फिगर ले लेनी है। हमारी डिमांड कहा गया है उसने पहले साल होगी 180,000। कितनी है जी? 180 है ना। इसके बाद उसने कहा जी दूसरे साल तीसरे साल में इसमें 10% इजाफा आना है, तो ईयर 2 में क्या हो जाएगी? 198। ईयर 3 में क्या होगी? डिमांड। अभी मैं सेल्स नहीं बना रहा, पहले हम डिमांड लिखेंगे फिर सेल्स बाद में बनाएंगे कि हम सेल्स कितना कर पाएंगे। 10% इजाफा और डालिए, 217800, और फिर 10% कम ही होनी है, मतलब इसका 0.9 लीजिए, 196020। यह है डिमांड का पैटर्न। अब हमने इसमें से सेल एस्टैब्लिश करनी कि हम सेल कितना कर पाएंगे जो हमारे लिए रेलेवेंट है। ठीक है, जरा क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। सेल्स, हम सेल्स 2 लाख तक कर सकते हैं। यह है डिमांड, कितना लोग खरीदार हैं, हम 2 लाख तक सेल कर सकते हैं। तो जनाब यहाँ पे एक 180, यहाँ पे 198, यहाँ पे 2 लाख और यहाँ पे 196,020। ठीक है, तो डिमांड और सेल में फर्क है। डिमांड कस्टमर कितने प्रोडक्ट के मार्केट में अवेलेबल है, दैट इज डिमांड। तो ये डिमांड है। उसने हमें डिमांड का बिहेवियर बताया हुआ कि डिमांड 10% बढ़ेगी, फिर डिमांड 10% कम होगी। तो भाई ये डिमांड है, हम कैटर कर पाएंगे सिर्फ अप टू 200,000, ये हमारी सेल्स होंगी। ठीक है जी, तो यहां से मैंने सेल्स यूनिट्स ले लिए। इसके बाद हम कंट्रीब्यूशन पर यूनिट लाते हैं। कंट्रीब्यूशन पर यूनिट के बारे में हमें बताया गया है, यह है जी नोट नंबर 3। कंट्रीब्यूशन मार्जिन फॉर द फर्स्ट ईयर इज एस्टिमेटेड एट 100 पर यूनिट,
विच इज एक्सपेक्टेड टू इंक्रीज बाय 5% ईच ईयर। पहले साल का कंट्रीब्यूशन 100 रुपीज है, जिसमें फिर 5% से बढ़ना है, तो 100 पे 105, another 5%, 110.0025, another 10%, 115.76। लीजिए जी, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट हमारे पास आ गया। अब हम यहाँ से इफ दिस इज ए, दिस इज बी, हम एनुअल कंट्रीब्यूशन मेजर कर सकते हैं। एनुअल कंट्रीब्यूशन, और ये हम मिलियंस में ले आए, ये हम रुपीज इन मिलियन में कर लें। पर यूनिट डाटा था 18 मिलियन जी। नेक्स्ट 21.79। नेक्स्ट 505, and the last 22.69। लीजिए जी, हमारा एनुअल कंट्रीब्यूशन हम क्या कमाएंगे वो भी आ गया हमारे पास। तो हमने यहाँ से वॉल्यूम ले लिया, यहाँ से कंट्रीब्यूशन लेके एनुअल कंट्रीब्यूशन बना लिया। तो पॉइंट नंबर, जो पॉइंट अभी तक कैटर कर चुके हैं हम, पॉइंट नंबर 1 इनिशियल इन्वेस्टमेंट कैटर कर लिया हमने। पॉइंट नंबर 2 डिमांड से सेल्स कैटर कर ली। पॉइंट नंबर 3 कंट्रीब्यूशन हमने कैटर कर लिया। अब पॉइंट नंबर, बाय द वे वर्किंग कैपिटल भी हम कैटर कर चुके हैं। अब पॉइंट नंबर 4 की बारी है, जो हमें बता रहा है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, रेंट की कहानी। अच्छा जी, प्लांट जिस बिल्डिंग में लगेगा वो करंटली 1.8 रेंट पे है, प्रेजेंटली 1.8 रेंट पे चल रही है, ठीक है। और एज पर टर्म्स ऑफ द रेंट एग्रीमेंट, द रेंट रिसीव्ड इन एडवांस एंड इज सब्जेक्ट टू 7% इंक्रीज पर एनम। हमारे पास ऑलरेडी ये बिल्डिंग रेंट पे चल रही है और उसका करंट रेंट कितना है? 1.8 मिलियन। अब मैंने इस बिल्डिंग को यूज करना है अगर इस प्रोजेक्ट के लिए, तो आई विल फोरगो दैट रेंट। और जो मैं पहला रेंट फोरगो करूंगा वो मेरा होगा तो फर्स्ट ईयर का, बट एडवांस में मुझे आज मिलना था। पहले साल मेरा बिजनेस तो शुरू हो रहा है ना, 1 2 3, लेकिन पहले साल का रेंट आता तो एडवांस में है, वो मुझे रिसीव यहां पे होना है। एंड पहले साल का रेंट क्या 1.8 ही होगा? आंसर इज नो। 1.8 तो अभी का रेंट है, अगले साल का रेंट तो 7% इजाफे से होगा। तो रेंटल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ रेंट, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ रेंट, आपका जो पहला रेंट होगा वो होगा 1.8 का 1.07, कितना जी? 1.93, अनदर 7%। 1.07 से मल्टीप्लाई करते जाओ, 2.06, another 1.07, another 1.07, 2.30। लीजिए ये 4 रेंट पूरे हो गए, दैट्स इट। 4 साल कारोबार है, तो कारोबार की वजह से 4 रेंटल्स हमारे फोरगो होंगे। ओके, प्रेजेंट रेंट 1.8 है, हमारे बिजनेस पे पहली हिट लगेगी ईयर 1 की, तो प्रेजेंट रेंट 1.8 है, ईयर 1 का रेंट 1.93 बनेगा 7% ग्रोथ के साथ। लेकिन ईयर 1 का रेंट आना एडवांस में है, टाइमिंग जीरो में है। रेंट पहले ईयर का है 7% ग्रोथ के साथ, लेकिन आना एडवांस में है, टाइमिंग उसकी जीरो है, ठीक है। पहले साल का रेंट एडवांस में यहां पे रिफ्लेक्ट हो रहा है, दूसरे साल का रेंट एडवांस में इधर रिफ्लेक्ट हो रहा है, तीसरे साल का रेंट यहाँ पे, और चौथे साल का रेंट, ये 4 साल पूरे हो गए, यहाँ पे कोई रेंट नहीं लेना हमने। 4 साल प्रोजेक्ट की लाइफ है, 4 साल का रेंट ही हमारी कॉस्ट बननी है। लीजिए जी, इसके अलावा कोई बिजनेस कैश फ्लोज मुझे नहीं लगता रह गया है। तो नाउ वी कैन टेक
नेट ऑपरेटिंग कैश फ्लोज, यही बनाने आए थे ना हम। तो 0 में 1.93 जी, यहाँ पे 15.94 जी, यहाँ पे 18.58, नेक्स्ट 19.69, नेक्स्ट ये 22.69। लीजिए जी, नेट ऑपरेटिंग कैश फ्लोज इधर से उठाएंगे, यहाँ पे लेके आएंगे 1.93, 15.94 ये आउटफ्लो था, बाकी आगे इनफ्लो हैं। 18.58, 19.69, 22.69। लीजिए जी, नेट ऑपरेटिंग कैश फ्लोज भी हमने हैंडल कर लिए। बाय द वे, हर वैल्यू की हैंडलिंग पे हमें नंबर मिलते जा रहे हैं। हमने इनिशियल इन्वेस्टमेंट यहाँ पे फीड की, नंबर आ गए, वर्किंग कैपिटल कैश फ्लोज फीड किया, नंबर आ गया। वी विल हैव अ लुक एट द मार्किंग स्कीम एज वेल। नेट ऑपरेटिंग कैश फ्लोज में मे बी हमें सेल्स कंट्रीब्यूशन एक एक आइटम डालने पे नंबर मिल रहे होंगे जी। एनी क्वेश्चन, कोई सवाल जी बेटा? डिमांड का बिहेवियर बताया गया बेटा, डिमांड का, सेल का बिहेवियर नहीं बताया गया। डिमांड और सेल में फर्क होता है। डिमांड का बिहेवियर बताया है कि डिमांड एक्स्ट्रा का 80 से 10% बढ़ेगी, 10% बढ़ेगी, डिमांड फिर 10% गिरेगी। ये डिमांड है। इसमें से हमने अपनी सेल निकालनी है कि भाई हम डिमांड पूरी कर पाएंगे अप टू 200,000। तो जहां तक डिमांड 2 लाख से नीचे है वो पूरी कर देंगे, जहां डिमांड 2 लाख से ऊपर है वो 2 लाख। डिमांड और सेल में फर्क है। डिमांड पब्लिक को कितनी जरूरत है, सेल आप कितना सप्लाई कर सकते हो, उसने डिमांड का बिहेवियर मुझे बताया है, इसलिए मैं डिमांड की लाइन अलहदा बनाई है, सेल की लाइन अलहदा बनाई है जी। एनी क्वेश्चन, कुछ और सवाल? अच्छा जी, अब हमारी आखिरी आइटम रह गई टैक्सेशन की। नॉर्मल क्वेश्चन में हमारे पास जब नेट ऑपरेटिंग कैश फ्लोज आ जाए तो हम नेट ऑपरेटिंग कैश फ्लोज में से डेप्रिसिएशन लेस करें, प्रॉफिट्स आ जाते हैं, प्रॉफिट्स पे टैक्स कैलकुलेट करके हम यहाँ डाल देते हैं। ठीक है, नॉर्मल क्वेश्चन में तो ऐसा ही होना था, लेकिन इस क्वेश्चन में एक एबनॉर्मलिटी है, वो है एडवांस रेंट की। अच्छा मुझे बताइए, रेंट मैंने एडवांस की वजह से जीरो में एज आउटफ्लो रिफ्लेक्ट हो गया, बट जीरो क्या कोई साल होता है? दिस इज अ कॉस्ट। ये किस साल की कॉस्ट है? पहले साल की कॉस्ट है। जब मैं टैक्स रिटर्न डालने जाऊंगा, रिटर्न में तो मुझे कॉस्ट और इनकम बतानी है ना, भाई ये मेरी इनकम है और ये मेरी कॉस्ट है, ताकि मेरा नेट प्रॉफिट निकल सके। तो रिटर्न में जब हम ये है कैश फ्लोस, इसमें हमने देखना टाइमिंग कि कब कितना पैसा मेरी जेब में आया, कब कितना पैसा मेरी जेब से गया। तो यहां पे तो ठीक है, हमने टाइमिंग के हिसाब से कैश फ्लो डाल दिए। लेकिन जब टैक्सेशन में जाते हैं तो वहां पे चलती है प्रॉफिट एंड लॉस की कैलकुलेशन, और वो चलती है अक्रूवल के बेसिस पे। तो जनाब ये मेरा कॉस्ट तो मेरी जीरो की है, कैश फ्लो तो मेरा जीरो का है, कैश फ्लो तो जीरो का है, लेकिन कॉस्ट तो जीरो की नहीं हो सकती ना। कॉस्ट जीरो, कॉस्ट के लिए तो मुझे टैक्स रिटर्न के रेफरेंस से देखना है कि मैं टैक्स में किस साल के प्रॉफिट्स के अगेंस्ट को चार्ज करूंगा। तो ये कॉस्ट किस साल के प्रॉफिट के अगेंस्ट चार्ज होगी? 1 में। ये कॉस्ट किस साल के प्रॉफिट में चार्ज होगी? ये कॉस्ट 3 में। ये कॉस्ट, अब चूंकि मैं टैक्स की वर्किंग पर जा रहा हूं, और टैक्स की वर्किंग पर जाते हुए अगर कोई कॉस्ट या इनकम एडवांस में आ रही है तो हमें सबसे पहले उसकी टाइमिंग को एडजस्ट करना होता है। ये नोट कर लीजिए। टैक्स की कैश फ्लोज हमने बना ली, वो जब जितना कैश आया लिख लिया, लेकिन टैक्स की वर्किंग जाते हुए अगर कोई कॉस्ट या कोई इनकम एडवांस में है, अगर कोई कॉस्ट या इनकम एडवांस में है तो उसकी टाइमिंग को एडजस्ट करेंगे हम टैक्स की कैलकुलेशन से पहले, क्योंकि ये आई जीरो में है बट ये कॉस्ट तो 1 की है, तो हमें टाइमिंग एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी पहले। सो हम कहेंगे यहां पे टाइमिंग एडजस्टमेंट रेंट की। टाइमिंग एडजस्टमेंट से मुराद क्या है कि इस रेंट को यहां से ऐड करो और यहां पे लेस करो, क्योंकि ये इस पीरियड की कॉस्ट है ना। इस रेंट को यहां पे ऐड करो
और यहां पे लेस करो। हम एक एक महीना एक एक साल आगे शिफ्ट कर रहे हैं, इसको यहां पे ऐड करो, आगे लेस करो। सिमिलरली 2.36 यहां पे ऐड करो, 2.36 यहां पे लेस करो। मैंने सिर्फ टाइमिंग एडजस्ट किया, कोई नई कॉस्ट, कोई नई इनकम नहीं बुक की मैंने ये जो एडवांस में मेरी एक कॉस्ट जा रही थी, मैं टैक्स के पर्पजेस के लिए मैंने क्या कहा कि भाई ये कॉस्ट कैश फ्लो तो यहीं पे है, लेकिन टैक्स पर्पजेस के लिए मैंने इसको यहां पे आउटफ्लो कॉस्ट नहीं लेना, इसको मैंने कॉस्ट यहां पे लेना है, तो इसको यहां पे ऐड कर लो, यहां पे लेस कर दो। इसी तरह ये पेमेंट तो मैंने यहां पे किया 1 में, लेकिन टैक्स पर्पजेस के लिए इसको मैंने टैक्स रिटर्न में डालना है, 2 में डालना है ना, तो भाई यहां पे ऐड कर लो, यहां पे लेस कर दो, एंड सो ऑन। इसको यहां पे ऐड किया तो लेस किया, इसको यहां ऐड किया, यहां लेस किया। ये टाइमिंग एडजस्टमेंट है। ये एक रेगुलर फीचर है हमारे क्वेश्चंस का, मतलब हर दूसरे तीसरे सवाल में आई कैप में ये एडजस्टमेंट आ रही होती है, कोई एडवांस की इनकम या एडवांस की कॉस्ट आ जाती है। तो कैश फ्लो में हमने एडवांस का ख्याल रखना है, कैश फ्लो हमने एडवांस के हिसाब से बना लिए, लेकिन टैक्स की कैलकुलेशन में जाते हुए हमने ये एडजस्टमेंट करनी हुआ करेगी। इनकम है तो उसको भी आगे शिफ्ट करना होगा, इधर लेस करके आगे ऐड कर दोगे। कॉस्ट है उसको भी आगे शिफ्ट करना होगा, यहां पे ऐड करो, आगे लेस कर दोगे, ठीक है। तो ये हमने कॉस्ट को आगे शिफ्ट कर लिया। अब हमारी मेन एडजस्टमेंट जो रहेगी दैट इज टैक्स डेप्रिसिएशन। अब इसमें से हम टैक्स डेप्रिसिएशन एडजस्ट करेंगे और यहां से हमें टैक्सेबल प्रॉफिट्स मिल जाएंगे। टैक्सेबल प्रॉफिट्स हमें मिल जाएंगे जिन पे हम टैक्स, कितना रेट है हमारा 30%, हम 30% के हिसाब से टैक्स कैलकुलेट कर लेंगे। टैक्सेबल प्रॉफिट्स पे 30% के हिसाब से हम टैक्स कैलकुलेट कर लेंगे। अच्छा जी, टैक्सेशन डेप्रिसिएशन का शेड्यूल, डेप्रिसिएशन के शेड्यूल भी हमने बनाना सीखा हुआ है। यहां पे डेप्रिसिएशन की पॉलिसी क्या है, 25% रिड्यूसिंग बैलेंस। डू वी हैव द रेजिडुअल वैल्यू अवेलेबल इन द क्वेश्चन? नो। अच्छा जी, चलें जी, मैं वर्किंग, हम यहाँ पे ये वर्किंग 2 बन रही थी हमारी, इसको हमने मार्क नहीं किया, ये वर्किंग 2 है। डेप्रिसिएशन के लिए 2.1 हम बनाते हैं, वर्किंग 2.1। 2 कॉलम वर्किंग बनाते हैं जी, हमने सीखी भी है। एक कॉलम होता है टैक्स डेप्रिसिएशन का और एक कॉलम होता है ईयर का। रुपीज इन मिलियन में ये वर्किंग बनेगी। 50 मिलियन कॉस्ट, 25% रिड्यूसिंग बैलेंस के हिसाब से 12.50, और पहली डेप्रिसिएशन 1 में 2, 3, 4, लेकिन यहां पे 4 में बैलेंसिंग डेप्रिसिएशन नहीं आएगी। अब यहां पे तो जो कीजिएगा, चीज सीखने जा रहे हो आप। बैलेंसिंग डेप्रिसिएशन के लिए जरूरी है आपका डेप्रिशिएबल अमाउंट हो, और डेप्रिशिएबल अमाउंट के लिए जरूरी है कि आपके पास रेजिडुअल वैल्यू हो। तो इस क्वेश्चन में रेजिडुअल वैल्यू तो है नहीं, तो ना डेप्रिशिएबल अमाउंट आ सकती है, ना बैलेंसिंग डेप्रिसिएशन आ सकती है, ठीक है। तो ये एक पॉइंट नोट कर लो, जब क्वेश्चन हमें रेजिडुअल वैल्यू ना दे और हमें कहे कि भाई जो इसकी रेजिडुअल वैल्यू है वो कैरिंग वैल्यू के बराबर होगी, तो हम हर साल रिड्यूसिंग बैलेंस एंड डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं, आखिरी साल में भी। जब ये जुमला लिखा हो कि रेजिडुअल वैल्यू कैरिंग वैल्यू के बराबर होगी, तो हम आखिरी साल भी रिड्यूसिंग बैलेंस डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं, और फिर हम कैरिंग वैल्यू वहां से निकाल लेते हैं। आखिरी साल डेप्रिसिएशन चार्ज करने के बाद हमें कैरिंग वैल्यू मिलती है, वही कैरिंग वैल्यू हम यहां पर रेजिडुअल वैल्यू में फीड कर देते हैं। तो जनाब, रिड्यूसिंग बैलेंस डेप्रिसिएशन, नेक्स्ट डेप्रिसिएशन 12.5 का 75%, कितनी जी? 38, 9.38 का 75%, 7.04, इसका 75% 5.28। लीजिए जी, ये हमने कहा जी, जब हमें कहा जाए कि रेजिडुअल वैल्यू कैरिंग वैल्यू के बराबर होगी, तो हम हर साल रिड्यूसिंग बैलेंस डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं, कोई बैलेंसिंग डेप्रिसिएशन का मसला यहां पे नहीं आएगा। बैलेंसिंग डेप्रिसिएशन क्यों नहीं आएगी? क्योंकि रेजिडुअल वैल्यू ही गिवन नहीं है, रेजिडुअल वैल्यू अवेलेबल नहीं है, तो हम डेप्रिशिएबल अमाउंट नहीं निकाल सकते। जब डेप्रिशिएबल अमाउंट ही नहीं है तो बैलेंसिंग डेप्रिसिएशन कहां से आएगी? जब ये जगह खाली है तो ये कहां से भरेगी भाई? तो फिर यहां पे भी रिड्यूसिंग बैलेंस ही आती है। हाँ, अब हमें
चाहिए रेजिडुअल वैल्यू की वर्किंग। अच्छा, अभी अब हमारी कैरिंग वैल्यू बची क्या, तो उसके लिए हम करते हैं यहां पे टोटल डेप्रिसिएशन क्या है, कितनी डेप्रिसिएशन चार्ज कर ली हमने, टोटल डेप्रिसिएशन सम कीजिए 34.20 और हमारी कॉस्ट थी 50, तो यहां से ले लो कैरिंग वैल्यू, कैरिंग वैल्यू आपके 15.80। ठीक है जी, डेप्रिसिएशन भी आ गई यहां से, कैरिंग वैल्यू भी आ गई। कैरिंग वैल्यू आप यहां पे लिख लो 15.80, इसके साथ ही वर्किंग 2.1 का रेफरेंस दे देते हैं जी हम, ये वर्किंग 2.1 से हम ले रहे हैं, और डेप्रिसिएशन हम यहां पे ले आते हैं। पहली डेप्रिसिएशन 12.5 की 1 में आएगी 12.50, दूसरी डेप्रिसिएशन 9.38, तीसरी डेप्रिसिएशन 7.04, चौथी डेप्रिसिएशन 5.28। लीजिए जी, अब आपके पास हर साल का प्रॉफिट, ये तो जीरो है ना, जीरो में तो जीरो हो गया, हर साल का प्रॉफिट यहां से सम कीजिए, ये प्रॉफिट आएगा, 4 प्रॉफिट्स, चारों प्रॉफिट पे 30% के हिसाब से टैक्स मुझे बताते जाइएगा, चारों सालों का टैक्स आपने मुझे बताना है क्या आ रहा है जी। प्रॉफिट की फिगर कैलकुलेट कीजिए, उस पर 30% के हिसाब से टैक्स कैलकुलेट कीजिए। हम टैक्स भी वर्किंग 2 के रेफरेंस से ही लेके आ रहे हैं, वर्किंग 2 को ही मैं एक्सटेंड कर लेता हूं, नेट ऑपरेटिंग कैश फ्लो से भी इधर से उठा लिए, और नीचे टाइमिंग एडजस्टमेंट, टैक्स एडजस्टमेंट के बाद, डेप्रिसिएशन के बाद टैक्स भी यहीं पे कैलकुलेट कर लिया। कंप्लीट कीजिए वर्किंग, नेट प्रॉफिट लाइए और वहां से फिर टैक्स 30% पे कैलकुलेट करके बताइए क्या आ रहा है। और कोई चीज समझ नहीं आई पूछिए। किसी कैलकुलेशन पे कोई गाइडेंस हेल्प चाहिए पूछ लीजिए। आपको मुझे टैक्स की फिगर देनी है, टैक्सेबल प्रॉफिट्स पे टैक्स 30% के हिसाब से कैलकुलेट करके मुझसे शेयर कीजिए। जी क्या फिगर आ रही है टैक्स की जी? पहला टैक्स 4.07, 1.07, नेक्स्ट 1.2.81, थर्ड वन 3.84, लास्ट वन 4.52। लीजिए जी, अब यहां से नेट कैश फ्लोस 1 2 3 4 5 और इसके बाद 10% का रेट पीवी एंड एनपीवी। कंप्लीट कीजिए कैलकुलेशन फटाफट, जरा स्पीडली काम कीजिए, और कोई डिसएग्रीमेंट टैक्स की वैल्यू पे कोई गाइडेंस चाहिए पूछिए।
किसी वैल्यू की कैलकुलेशन में कोई गाइडेंस चाहिए आपको, कोई बात लॉजिक रैशनल समझ नहीं आया पूछिए, क्योंकि यहाँ पे बैठने का मकसद कॉपी करना नहीं है, यहाँ पे बैठने का मकसद प्रिंसिपली चीज़ों को अंडरस्टैंड करना और ऑब्जॉर्व करना है। किधर फंसे हो? परेशानी है? एनपी होगी? अच्छा 6.3 पॉजिटिव। हाँ पहले किया था। अच्छा तो उसमें आपको करेक्शन मार्क किया आपने? जी जनाब क्या आ रही है एनपीवी? 6.0 पॉजिटिव, 6.08 पॉजिटिव। हमसे कहा गया था ऑन द बेसिस ऑफ एन प्रेजेंट वैल्यू वेदर शुड इन्वेस्ट, तो चूंकि एनपीवी पॉजिटिव है तो हम कहेंगे जी कंपनी शुड इन्वेस्ट, फिजिबल है प्रोजेक्ट। अच्छा ये आई कैप के सोल्यूशन पे मैं ज़रा आपकी ज़रा नज़र डलवाना चाहूँगा। एनपीवी आप देख सकते हैं बिल्कुल एग्जैक्ट मैच है, वैसे तो राउंडिंग ऑफ डिफरेंस आ भी जाता तो कोई हर्ज नहीं था, लेकिन हमारी बिल्कुल एग्जैक्ट मैच इनसे एनपीवी आई है, लेकिन प्रेजेंटेशन हमारी इनसे बिल्कुल मुख्तलिफ है। जैसे इसने कंट्रीब्यूशन टैक्स डेप्रिसिएशन यहाँ पे लिया हुआ है, फिर एड बैक डेप्रिसिएशन किया हुआ है, फिर इसने रेंट इनकम अलहदा ली हुई है और रेंट इनकम पे टैक्स सेविंग अलहदा से इनकॉर्पोरेट की हुई है, तो प्रेजेंटेशन थोड़ी फ़र्क है। मेन डिफरेंस जो यहाँ पे आपको नज़र आएगा दो चीज़ों का, एक तो अपनी मेन शीट में ही उसने टैक्स डेप्रिसिएशन पहले लेस की है और फिर एड बैक डेप्रिसिएशन की। हम ऐसा नहीं करते, हम डेप्रिसिएशन को डेली वर्किंग में करते हैं। इसने चूंकि मेन एनपीवी कैलकुलेशन की शीट में डेप्रिसिएशन डाल दी तो इसलिए उसकी प्रेजेंटेशन थोड़ी फ़र्क रही। और एक और चीज़ उसने क्या किया कि उसने जो रेंटल इनकम लॉस का टैक्स इफेक्ट था उसको अलहदा यहाँ पे ट्रीट किया है, और बाकी उसके अलावा जो इनकम थी उसको टैक्स उसने यहाँ पे ट्रीट किया है। हमने सारा टैक्स इकट्ठा कर दिया। यहाँ पे दो टैक्सेस उसने बना दिए ना, ये देखो ना,
आप देखोगे तो आपका टैक्स इससे मैच कर रहा होगा। जैसे 1.65 माइनस 0.58 कितना बना, यही बना ना। 3.42 माइनस 0.62 यही बनेगा ना, ठीक है। तो बेसिकली उसने टैक्स के दो हिस्से कर दिए, हमने एक हिस्सा किया है। डेप्रिसिएशन को उसने मेन शीट में लाया तो एक दफा ऐड किया, एक दफा लेस किया, एक दफा ऐड किया। मतलब क्यों किया, हम उस चक्कर में जाते ही नहीं है। मैं सिर्फ आपको बता रहा हूं कि ये अल्टरनेटिव प्रेजेंटेशन है। डोंट ट्राई टू लर्न दिस थिंग। अक्सर बच्चे मुझसे पूछते रहते हैं सर इसने ऐड बैक क्यों डेप्रिसिएशन की हुई है। और भाई इसने डेप्रिसिएशन ऐड बैक किया जिस शेड्यूल में, उस शेड्यूल में हम ट्रीट ही नहीं करते। हम तो डेप्रिसिएशन शेड्यूल करते हैं वर्किंग में। तो मेन शेड्यूल में ट्रीट करोगे तो फिर ऐसे ट्रीट होगा। हम तो मेन शेड्यूल में ट्रीट ही नहीं करते। ये अल्टरनेटिव मेथड है, इसको आप छोड़ दीजिए। आप इसी मेथड से इसी फॉर्मेट पे चला करेंगे। ये मेन हमारी एनपीवी कैलकुलेशन शीट हुआ करेगी। दो तीन हमारी वर्किंग हुआ करेंगी, एक वर्किंग कैपिटल की, एक डेप्रिसिएशन की, एक नेट ऑपरेटिंग कैश फ्लो एंड टैक्सेशन की, ठीक है। तो मेनली सवाल हम इसी स्टैंडर्डाइज पैटर्न पे करते आएंगे और इंशाअल्लाह हमारे आंसर एग्जैक्टली प्रिंसिपली, अगर कोई गलती हमने नहीं की या कोई यहाँ गलती नहीं है, आंसर हमारे मैच होते रहते हैं। मैथड से फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो ये आपके सामने मैथड है, उसने प्रेजेंट डिफरेंटली किया लेकिन जवाब वही है जो हमने निकाला है, जो आप लोगों ने वर्कआउट किया, सेम वही एनपीवी यहां पे वर्कआउट हुई है। अच्छा ये देख लीजिए जरा मार्किंग स्कीम। अब 17 नंबर का पार्ट था, जस्ट फॉर योर इंफॉर्मेशन। कंट्रीब्यूशन की कैलकुलेशन 4 नंबर, मतलब आपने सेल्स वॉल्यूम और कंट्रीब्यूशन को मल्टीप्लाई करके ये यहां तक पहुंचे हैं तो 4 नंबर यहां पे आ गए हैं। आगे चलिए, डेप्रिसिएशन एंड इट्स इंपैक्ट। ये डेप्रिसिएशन आ गया, इंपैक्ट से मुराद इस शेड्यूल में ट्रीटमेंट। डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर ली, शेड्यूल में डाल लिया, नंबर आ गए 2.5 आपके। टैक्सेशन मतलब डेप्रिसिएशन लेस करके, ऑपरेटिंग कैश और डेप्रिसिएशन लेस करके टैक्सेबल प्रॉफिट, उस पर टैक्स कैलकुलेट किया, 2 नंबर आ गए। इनिशियल इन्वेस्टमेंट एंड रेजिडुअल वैल्यू की रिसीट, 1 नंबर आ गया। आगे चलिए, इंक्रीमेंटल वर्किंग कैपिटल एंड रिकवरी, ये वर्किंग बनाई, इसकी वैल्यू यहां फीड की, 2.5 नंबर आ गए। नेट इनकम लॉस्ट, रेंट इनकम लॉस, तो रेंट इनकम का आपने ट्रीट कर दिया, यहां पे लॉस ठीक कर दिया, तो इसका आपको 2 नंबर मिल गए। एनपीवी ऑफ कैश फ्लोज, मतलब यहां से इधर तक पहुंचना कितने नंबर, 2.5 नंबर। और पॉजिटिव पे एक्सेप्ट लिखना, हाफ मार्क। मतलब मार्क्स लेने इतने आसान है यहाँ पे बेटा कि अगर आपको कुछ भी नहीं आता सवाल में, यहाँ पे 100 रुपया लिखो, डिस्काउंट करके एनपीवी निकाल दो, 3 नंबर मिलते हैं। क्योंकि 2.5 नंबर किस चीज के हैं कि अगर कैश फ्लोज हैं आपके पास, अगर हैं, सही गलत नहीं, अगर कैश फ्लोज हैं 10% पे डिस्काउंट करके उनकी एनपीवी और एनपीवी को देखकर फैसला कर दोगे तो 3 नंबर मिल जाएंगे। आपको पीछे से सवाल आता ही नहीं है, आपको सिर्फ इलस्ट्रेशन 1 2 3 आपने पढ़ी हुई है इस चैप्टर की, तो इलस्ट्रेशन 1 2 3 में जीरो में इन्वेस्टमेंट 90 100 10 40 30 लो, 10% पे डिस्काउंट करो, एनपीवी निकालो, 3 नंबर फिर भी मिल जाते हैं, पीछे कुछ भी ना किया हो। दिस इज स्टेप वाइज मार्किंग। हर क्वेश्चन में मार्क्स होते हैं, इजी मार्क्स भी होते हैं, आपकी कोशिश है ज्यादा से ज्यादा मार्क्स लेना, लेकिन जाते जाते फंस रहे हो तो भागते चोर की लंगोटी से कुछ तो मिले भाई, जीरो तो नहीं करना ना हमने। तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा सवाल में तो भाई इतना तो करो, जो कर सकते वो तो करो। तो हर क्वेश्चन में हमारी अप्रोच यही रहेगी, भाई लेने मैक्सिमम मार्क्स हैं, लेकिन अगर मार्क्स लूज होते जा रहे हैं तो हमने बिल्कुल नहीं सवाल छोड़ देना। हर सवाल में हमारे लिए कुछ ना कुछ मार्क्स पड़े होते हैं। जैसे मैंने यहां पे कहा आपको कुछ भी नहीं आता तो भी 3 नंबर आपके ये पड़े में, 2.5 नंबर कैश फ्लो से एनपीवी निकालने के, और हाफ मार्क पॉजिटिव पे एक्सेप्ट, नेगेटिव पे रिजेक्ट लिखने के। पॉजिटिव है एक्सेप्ट लिख दिया, हाफ मार्क, नेगेटिव है रिजेक्ट लिख दिया, हाफ मार्क। गलती ऊपर होगी उससे कोई नंबर यहां पे नहीं पट कटेंगे, यहां पे सिर्फ पॉजिटिव पे एक्सेप्ट और नेगेटिव पे रिजेक्ट लिखने का नंबर है। जी एनी क्वेश्चन, कोई सवाल? ये वर्किंग बेटा, ये तो वर्किंग कैपिटल कैश फ्लोज की वर्किंग है, इट्स द सेम जो हमने पहले भी की थी, इलस्ट्रेशन में भी सीखी थी। हमें उसने कहा प्रोजेक्ट के शुरू में आपको 10 मिलियन की इन्वेस्टमेंट चाहिए, उसके बाद इसमें 10% सालाना इजाफा आएगा, मतलब हर आने वाले साल में यू विल नीड टू इन्वेस्ट 10% मोर। इसका मतलब साल बाद ये इन्वेस्टमेंट हमारी यहाँ पे चली जाएगी, 2 साल बाद यहाँ पे चली जाएगी, 3 साल बाद यहाँ चली जाएगी।
आखिरी साल जब कारोबार ख़त्म हो जाता है, इट इज़ अंडरस्टूड, क्वेश्चन बताता नहीं है। इसके भी 4 पॉइंट हमने लिखे हुए हैं, वर्किंग कैपिटल के भी हमारी स्लाइड पे 4 पॉइंट थे। एक, इनिशियल इन्वेस्टमेंट जीरो में। सेकंड पॉइंट, अगर रिक्वायरमेंट बढ़ेगी तो जो इंक्रीज है रेलेवेंट ईयर में आउटफ्लो, अगर रिक्वायरमेंट कम होगी तो डिक्रीज रेलेवेंट ईयर में इनफ्लो, और जब कारोबार खत्म हो जाएगा तो होल ऑफ द इन्वेस्टमेंट विल बी रिकवर्ड। ठीक है, आखिरी असूल, क्वेश्चन बताए या ना बताए, इट इज अंडरस्टूड कि जब कारोबार खत्म हो गया तो हमें फिर स्टॉक की जरूरत नहीं है ना, स्टॉक भी रिकवर हो जाएगा। सो इनिशियल इन्वेस्टमेंट उसने कहा 10 है, उसके बाद हमारी रिक्वायरमेंट 10% सालाना से बढ़ती जाएगी, दैट्स इट। उसने इतनी बात ही की है, बट ये हमें पता है कि जब कारोबार खत्म होगा तो फिर रिक्वायरमेंट इन्वेस्टमेंट नहीं होनी, फिर रिकवरी होनी है। रिक्वायरमेंट जो बढ़ेगी सेकंड लास्ट ईयर तक बढ़ेगी, लास्ट ईयर में तो रिकवरी होनी है उसकी, रिक्वायरमेंट हमारी जीरो पे चली जाएगी, सारा पैसा रिकवर हो जाएगा। ये हमने 10 इन्वेस्ट किया, नेक्स्ट ईयर 11 माइनस 10 1, नेक्स्ट ईयर 12.1 माइनस 11 1.1, नेक्स्ट 13.31 माइनस 12.1 1.2, और देन इन दोनों का डिफरेंस रिकवरी 13.31। जी जी बेटा, ले रहे थे। आज हम जो रेंट लेते वो किस साल का होता? जो 1.8 है ना, वो प्रेजेंट रेंट है जो हम लेते आ रहे हैं। ईयर 1 इज फ्यूचर, जो हमने अब अगला जो रेंट लेना है वो ईयर 1 का लेना है। मिलना आज है बट ईयर 1 का मिलना है। जो करंट 1.8 है वो एक साल पहले हम ले चुके हैं, साल शुरू होने से पहले। ठीक है, प्रेजेंट 1.8 चल रहा है। प्रेजेंट का मतलब जो वक्त साल गुजर रहा है उसमें 1.8 चल रहा है। हमें तो पहला रेंट की डज पड़नी है ईयर 1 की, तो ईयर 1 में तो 7% इंक्रीज के साथ मिलना था ना, मिलना एडवांस में है, टाइमिंग उसकी जीरो है। ये है ईयर 1 का रेंट बट एडवांस में है, इसलिए जीरो में आ रहा है। जी, एनी अदर क्वेश्चन? हमें हर क्वेश्चन में एग्जामिनर, क्वेश्चन में स्टूडेंट की परफॉर्मेंस भी बताता है एग्जामिनर कमेंट्स में। जैसे इस क्वेश्चन में एग्जामिनर के बकौल तकरीबन 100% बच्चे पास हुए। इस क्वेश्चन में पार्ट ए में बिलो एवरेज रिस्पांस था, लेकिन पार्ट बी में रिकवर करके बच्चे तकरीबन सारे के सारे बच्चे पास हो गए। और अंडर एवरेज रिस्पांस की वजह क्या है? स्टूडेंट्स वर नॉट जनरली अवेयर ऑफ द डिफरेंस बिटवीन दिस एंड दिस। उसकी वजह सिर्फ यह कि यू डोंट रीड, आप थोड़ा न्यूमेरिकल करना चाहते हो, जहाँ पे पढ़ने वाली बात आ जाएगी, जहाँ पे कुछ मेमोराइज करने वाली बात आ जाएगी असूलों की या नॉलेज की, आप वहाँ पे एफर्ट पुट नहीं करते, जो दिस इज़ रॉन्ग। हमारे एमएफए के पेपर में मैनेजेरियल एनालिसिस तो है सारी थ्योरी। हमारे पास ये जो चैप्टर है ना 6 चैप्टर, इन 6 चैप्टर में से एक चैप्टर 95% थ्योरी का है। अगला जो चैप्टर में पढ़ना है वो 95% थ्योरी है, और उसके आगे हर चैप्टर में 20-25% थ्योरी का पोटेंशियल है कि थ्योरी आ सकती है उसमें से। ठीक है, तो हमें रीडिंग की आदत स्ट्रांग रखनी है हर सब्जेक्ट के लिए। अच्छा जी, ये फिर एग्जामिनल क्वेश्चन है और फिर हमारे पास टाइम कम है। ये मुझे लगता है रोज़ की कहानी हुआ करेगी हमारे साथ आप। ठीक है, तो इसका मतलब फिर हम जाएंगे वापस, फिर हम जाएंगे किताब पे और देखते हैं दोबारा अब हम जो पढ़ते आ रहे हैं उसी को ज़रा दोबारा देखते हैं। हम क्या पढ़े थे? 7 फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी 7 देखते जा रहे थे हम। ठीक है, तो हमने कल एक्टिविटीज़ कुछ कर ली थी, उन एक्टिविटीज़ से कोई इशू जनाब? अच्छा जी, फिर इसी से रिलेटेड एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और है जी, उसको देखते हैं। इक्विवेलेंट एनुअल कॉस्ट। ये भी आल्दो ये जो हम जितने कॉन्सेप्ट पढ़े हैं ना फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी के रिलेटेड, ये अभी तक एग्जाम में टेस्ट नहीं हुए हुए। ठीक है, बट हमें कोई एमसीक्यू आ सकता है, किसी क्वेश्चन का पार्ट सी डी 2-3 नंबर का हमें इस पे बन सकता है। तो इक्विवेलेंट एनुअल कॉस्ट की टर्म इंट्रोडक्टरी लेवल हम यहाँ पे देखेंगे। वैसे तो ये जो टर्म है इस पे बेस करके एक टॉपिक है हमारा बीएफडी में जो हमने पढ़ना है। यहाँ पे हम सिर्फ इस टर्म को सीखने लगे हैं, इसकी एबीसी सीख रहे हैं। इसको बेस करके इन्वेस्टमेंट अप्रेजल के चैप्टर में एक टॉपिक भी बनता है जो कि फिलहाल आपके स्कोप में नहीं है। ये स्टैंड लोन छोटी सी कैलकुलेशन हमें दे दी गई है, तो विल हैव लुक एट इट। हमने सीखा है एन्युटी की पीवी कैलकुलेट करना। हम एन्युटी को एन्युटी फैक्टर से डिवाइड करते हैं तो हमें उसकी प्रेजेंट वैल्यू मिलती है। एन्युटी क्या है?
फ्यूचर की एक सीरीज है, सीरीज को एन्युटी फैक्टर से डिवाइड किया, प्रेजेंट वैल्यू मिल गई, मल्टीप्लाई किया, सॉरी, एन्युटी को एन्युटी फैक्टर से मल्टीप्लाई किया तो पीवी मिल गई। दिस फंक्शन वर्क्स इन रिवर्स मैनर एज वेल, कि आप पीवी को एन्युटी फैक्टर से डिवाइड करो तो फ्यूचर इक्वल कैश फ्लोज मिलते हैं। जैसे एनुअल कैश फ्लो को एन्युटी फैक्टर से मल्टीप्लाई को पीवी आ गया, पीवी को एन्युटी फैक्टर से डिवाइड करो, फ्यूचर कैश फ्लोज मान के, मैथमेटिक्स है ना। लेकिन ये फंक्शन इसको हम कहते हैं इक्वल एनुअल कॉस्ट या इक्वल एनुअल कैश फ्लो मेजर करना, कि एक अमाउंट जो प्रेजेंट में है उसके इक्वल एनुअल कैश फ्लोज फ्यूचर में मेजर करना। छोटी सी एक्टिविटी से हम इसको समझते हैं, फिर मैं इसको मजीद एलैबोरेट करूंगा। हम ये यूज कहां कर सकते हैं। अ कंपनी इज कंसिडरिंग एन इन्वेस्टमेंट ऑफ 70,000 इन अ प्रोजेक्ट। द प्रोजेक्ट लाइफ वुड बी 5 years. What must be minimum annual cash returns from the project to earn a return of at least 9% per annum? अब देखो, is this present value or future value? इन्वेस्टमेंट है ना, इन्वेस्टमेंट तो प्रेजेंट में होती है। हमसे कहा जाए इन्वेस्टमेंट हमें 70,000 की करनी है और 5 साल की इन्वेस्टमेंट है। हमसे पूछ रहा सालाना हम फ्यूचर में कमाई तो फ्यूचर में आनी है ना, सालाना हम क्या कमाएं कि प्रोजेक्ट से हमारी रिटर्न 9% हो जाए। तो हमें प्रेजेंट वैल्यू दे दी गई है और हमसे सालाना इनकम मांगी जा रही है, कितने साल की? 5 साल की। प्रेजेंट वैल्यू को फ्यूचर कैश में कन्वर्ट करने को कहा जा रहा है कि अभी हम 70,000 आज इन्वेस्ट कर रहे हैं, 9% के साथ इनकम कमाना चाहते हैं, अगले 5 साल कितनी कमाई करें हम कि हमारा ये टारगेट पूरा हो जाए। तो रूल इज वेरी सिंपल, जैसे हमने बात की थी, हमने कहा था जी ईएसी का जो कॉन्सेप्ट है वो क्या करता है, वो इक्वल फ्यूचर कैश फ्लोज मेजर कर रहा है, इक्वल फ्यूचर कैश फ्लोज मेजर कर रहा है, विच इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू डिवाइड विद एन्युटी फैक्टर। हमारे केस में 70,000 डिवाइड विद एन्युटी फैक्टर। एन्युटी फैक्टर बोलिए N5 एंड R9, यही है ना दो वैल्यूज। एन्युटी फैक्टर के लिए एक आपको N चाहिए, एक आपको R चाहिए। तो जनाब N5 है, R9 है, इसका एन्युटी फैक्टर बोलिए। एन्युटी फैक्टर टेबल से देख के मुझे बताइए 9% 5 years 3.890। तो जनाब क्या ये आपकी रिटर्न, एनुअल कैश रिटर्न 17,995। ये है जी हमारा आंसर कि हम अगर अगले 5 साल 17,995 सालाना कमाएं तो हमारी इन्वेस्टमेंट पे 9% सालाना के हिसाब से हमें रिटर्न मिल जाएगी। ठीक है, हम अगले 5 साल अगर ये कमाते रहें तो हमारी इनिशियल इन्वेस्टमेंट पे 9% सालाना के हिसाब से हमारी रिटर्न हमें मिल जाएगी। इक्वलेंट एनुअल कॉस्ट का कॉन्सेप्ट प्रेजेंट वैल्यू को इक्वल फ्यूचर कैश फ्लोज में कन्वर्ट करता है। जैसे एन्युटी की डिस्काउंटिंग होती है, ये उसका रिवर्स फंक्शन है कि आप पीवी को एन्युटी फैक्टर से डिवाइड कर दो, आपको इक्वल फ्यूचर कैश फ्लोज मिल जाएंगे। ये ऐसा ही है ना भाई कि हमने सीखी थी पीवी इज इक्वल टू एनुअल फ्यूचर कैश फ्लो, या चले हम इसको एन्युटी लिखते हैं, इज इक्वल टू एन्युटी इंटू एन्युटी फैक्टर। और अगर हमें एन्युटी चाहिए तो पीवी ओवर एन्युटी फैक्टर। सिंपल मैथमेटिक्स है। ठीक है, तो यही फंक्शन मैंने यहाँ परफॉर्म किया कि हमें उसने एनुअल कैश रिटर्न मांगी थी जो कि यकीनन फ्यूचर में आनी है, और इन द एब्सेंस ऑफ इंफॉर्मेशन हम अज्यूम करेंगे वो इक्वल होगी, क्योंकि उसने बताया नहीं ना पहले साल कितनी, दूसरे साल कितनी, हम समझेंगे बराबर आनी है हर साल। तो हमने कहा जी वो तो एन्युटी है, फिर हमें एन्युटी चाहिए तो पीवी ओवर एन्युटी फैक्टर कर दो, हमें सालाना इतना कमाना है, तो हम 9% के हिसाब से 5 साल की इनकम जनरेट कर पाएंगे। यह है जी EAC का कॉन्सेप्ट। इस कॉन्सेप्ट के मल्टीपल यूजेस हैं। एक यूज तो आपको सामने मैंने ये शेयर किया। अच्छा बेटा, ये जो फार्मूलाज हम पढ़ रहे हैं ना, अब इनकी कोई आप एक्सपेक्ट करो कि कोई आपको 20-20 सवाल मिलेंगे, ऐसा नहीं होने वाला।
ये जस्ट एप्लीकेशन है, इतना सा, और हमें एमसीक्यू इतना एक्सपेक्टेड है। जस्ट लर्न द प्रिंसिपल। प्रेजेंट वैल्यू को फ्यूचर कैश फ्लो में कन्वर्ट करना, बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से एक ये केस बन गया। एक यही कॉन्सेप्ट लोन का रीपेमेंट शेड्यूल बनाने में इस्तेमाल होता है। अरे क्या हो गया, लोन का रीपेमेंट शेड्यूल बनाने में यही कॉन्सेप्ट इस्तेमाल होता है। यहां पे देखिए, अ कंपनी बोरोज 10 million which has to be repaid in 5 equal annual installment at an interest rate of 8%. EAC mechanism can be used to determine annual repayment installments. अच्छा, अब हमें कहा जी 10 मिलियन का लोन है, हमें 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट में विद इंटरेस्ट 8% वापस करना है। तो वही बात आ गई, लोन जो आपने लिया दैट इज प्रेजेंट वैल्यू, और आपको फ्यूचर में इक्वल इंस्टॉलमेंट वापस करना है, दैट इज एन्युटी। तो एन्युटी आपने बनानी है तो प्रेजेंट वैल्यू ओवर एन्युटी फैक्टर, 8% 5 ईयर, एनुअल इक्वल इंस्टॉलमेंट, 10 मिलियन डिवाइडेड विद 3.993, तो क्या इंस्टॉलमेंट है? 2504,383। लीजिए जी, ये 5 इंस्टॉलमेंट्स हम इक्वल पे करेंगे तो हमारा लोन विद इंटरेस्ट पे ऑफ हो जाएगा। 5 इंस्टॉलमेंट 2.5 के हम पे करेंगे, 2.5 इंटू 5 कर दो तो 12.5 बन जाता है ना। तो प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट पे करना है ना हमने। 2.5 मिलियन हर साल हम पे करते जाएंगे तो 10 मिलियन लोन विद 8% इंटरेस्ट हमारा सेटल हो जाएगा। अच्छा, इसका रीपेमेंट शेड्यूल अगर मैं आपसे कहूं बनाओ, रीपेमेंट शेड्यूल का पता क्या होता है? आता बनाना? इसका जरा रीपेमेंट शेड्यूल मुझे बना के बताओ, क्या वाकई इतनी किस्तें हम सालाना 5 पे करें तो हमारा प्रिंसिपल 0 हो जाता है? रीपेमेंट शेड्यूल बनाओ जरा इसका, क्या हम सालाना इतनी किस्तें 5 पे करें तो क्या वाकई प्रिंसिपल 0 हो जाएगा? आज आपने 10 मिलियन का लोन लिया है, पहले साल इस पे इंटरेस्ट आएगा कितने परसेंट? 8% है, तो 8 लाख बनता है। और फिर पहली किस्त निकलेगी इसमें से 2504,383 की, तो साल के एंड पे प्रिंसिपल कितना बच जाएगा? कितना जी? 10 मिलियन में 800,000 ऐड होगा, 2.50383 माइनस होगा, ऐसा ही है ना? मतलब मैं इस अंदाज में भी रीपेमेंट शेड्यूल को प्रेजेंट करूं तो कितना पैसा बचा साल बाद? 8295,617। अब इस पे आप 8% इस पे इंटरेस्ट लगाओ, कितना बनता है? ये सेकंड ईयर का इंटरेस्ट होगा 649। इसमें से दूसरी किस्त निकाल दो 2504,383। अब कितना पैसा बचा? हाँ जी, अब कितना पैसा बचा भाई? 6454,883। अब इस पे ईयर 3 का इंटरेस्ट 8% लगा दो, कितना बना? 516,390। इसमें से फिर तीसरी किस्त पे कर दो 2504,383। कितना पैसा बचा बाकी? 4466,890। लीजिए जी, इस पे आप डालेंगे आप 4th ईयर का इंटरेस्ट 8%, 357351। इसमें से लेस करेंगे आप 4th इंस्टॉलमेंट जी, कितना पैसा बचा आखिरी साल के लिए? 23,198
58। इस पे फिर 8% का इंटरेस्ट 5th ईयर का लगाओ, 185588। इसमें से आप किस्त पे करें आखिरी 2504,383। इट शुड बी ऑलमोस्ट जीरो सब्जेक्ट टू एनी राउंडिंग ऑफ डिफरेंस। कितना बच रहा है वैसे बाय द वे? 1063। तो ये 1063 रुपया राउंडिंग ऑफ के बचा। कहीं हमने इंस्टॉलमेंट में, कहीं हमने एन्युटी फैक्टर राउंड ऑफ किया हुआ था। एन्युटी फैक्टर पे तो 3 डेसिमल पर राउंड ऑफ होता है, वहाँ पे राउंडिंग ऑफ था, जिसकी वजह से इंस्टॉलमेंट में हमारा राउंडिंग ऑफ इफेक्ट आ गया। तो इन द एंड इतना पैसा बचा, जो कि बहर हम जीरो ही तस्वर करते हैं जी। एनी क्वेश्चन? जो हमने बात की थी ना कि भाई लोन का रीपेमेंट किस्त बनानी है इक्वल इंस्टॉलमेंट, तो वो हम कैसे बना सकते हैं? प्रिंसिपल ओवर एन्युटी फैक्टर, हमें इक्वल इंस्टॉलमेंट्स विद इंटरेस्ट मिल जाती है। ये चीज़ में रखिएगा। एक है प्रिंसिपल विल बी पेड इन इक्वल इंस्टॉलमेंट, वो तो प्रिंसिपल बाय 5 होगा। लेकिन है क्या है, प्रिंसिपल विद इंटरेस्ट विल बी पेड इन इक्वल इंस्टॉलमेंट, तो एन्युटी फैक्टर लगता है। ये हमारी इंस्टॉलमेंट जो है प्रिंसिपल विद इंटरेस्ट की इक्वल इंस्टॉलमेंट है, जैसे कि हम नीचे वर्किंग्स में अपनी वर्किंग में देखा जी। एनी क्वेश्चन? तो ये EAC का एक छोटा सा कॉन्सेप्ट था, इसको भी हमने कैप्चर कर लिया। अब यहाँ पे एक छोटी सी कैलकुलेशन हमारी EAC और सिंकिंग फंड के कनेक्शन की है, और पास्ट पेपर की डिस्कशन हमारी जारी है। तो कल इंशाअल्लाह दोबारा मिलेंगे, पास्ट पेपर डिस्कशन को ही आगे लेके चलेंगे, और शायद अगर टाइम हुआ तो 2 सवाल, नहीं हुआ तो इसकी जो साथ छोटी सी एक्सटेंशन रह गई है उसको भी कवर करेंगे। ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच, अस्सलाम वालेकुम।